हेलो डियर ऑल। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बैंक सीरीज के क्वेश्चन पेपर 2022 में सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक बताया था। इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से आगे की बात करने जा रहे हैं। देखते हैं जो भी प्रॉब्लम है आप लोग का, बल्कि लगातार सब बनाना है ना, सब देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दिया हुआ है x - 2/3 y - 3/b z - 4/c और दूसरी रेखा है x/4 y/2 z/3। कह रहा है ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। देखिए 3D ज्योमेट्री में अगर किसी रेखा पर एक बिंदु का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है ना, और इस रेखा के DRs हैं ABC, DRs डायरेक्शन रेशियोज, ये डायरेक्शन कोसाइन की समानुपाती संख्या है ना, ठीक है। इसलिए चूंकि ये डायरेक्शन कोसाइन की समानुपाती संख्याएं हैं, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस के जितने रूल होते हैं उनसे मिलते जुलते इसके भी रूल होते हैं, DRs के भी, ठीक है। तो इसी में आगे की बात करने जा रहे हैं। तो अगर किसी रेखा पर एक खास बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और DRs मालूम है, तो रेखा का समीकरण होता है x - x1 बटा पहला DR। देखिए जरा, x माइनस पहला कोऑर्डिनेट अब बटा में पहला DR, फिर y माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट, अब y माइनस दूसरा कोऑर्डिनेट अब बटा में दूसरा DR, और z माइनस तीसरा कोऑर्डिनेट अब बटा में तीसरा DR। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? ये तो सिंपल चीज़ है। मान लीजिए 3D ज्योमेट्री आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, नो मैटर, ठीक। तो यहाँ पर उसी तरह से ये क्या है, अच्छा ये है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है हम लोग का, तो मतलब बटा के नीचे वाला कुल मिला, छोड़िए ना, ऊपर कुछ गलत मुझसे लिखा गया होगा या जो भी हो। ये कौन सा क्वेश्चन है? 18 में चलिए x - 2/a। तो यहाँ भी बटा के नीचे वाला DR है और यहाँ भी बटे के नीचे वाला DR है। अब जब दो लाइन या दो वेक्टर, एक और बात जान लीजिए, जब दो लाइन या दो वेक्टर समानुपाती हों, जब दो लाइन या दो वेक्टर आपस में पैरेलल हों, कोलिनियर हों, तो संगत घटक समानुपाती होते हैं उस वेक्टर के, या संगत DR से समानुपाती होते हैं, या संगत DC से समानुपाती होता है। जैसे अगर इसका DR से A1 B1 C1 है और इसका DR से A2 B2 C2 है, DR समझ रहे हैं ना, DC की समानुपाती संख्या है ना। तो अगर दो रेखाएं समानांतर हों या कोलिनियर हो, तो संगत DRs कहें या संगत DCs आपस में समानुपाती होते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ भी इसका DRs दिया हुआ है ABC और इसका DRs दिया हुआ है 4 2 3, तो समानुपाती होते हैं ना। क्वेश्चन ने बोला समानांतर है, तो संगत DR समानुपाती, A/4 बराबर B/2 बराबर C/3, यही तो है। अब इसमें बटा के नीचे वाली संख्या हम हटाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बटा रूप हट जाए। तो इसका लॉसो ले लीजिए, 4 × 12 इसका लॉसो हुआ। 12 से सब जगह गुणा करने पर 12 से गुणा किया, 12 से गुणा किया, क्या मिलेगा? 12 से गुणा करेंगे तो 3a 6b 4c, ये हुआ हम लोग का। समझ में आ रहा है? 3a बराबर 6b बराबर 4c, यही किसी में दिया होगा। कौन सा ऑप्शन है इसका? हाँ, 4a बराबर, अच्छा इनमें से नहीं, ये वाला ऑप्शन मिल रहा है। देखे तो A/4 B/2 C/3, मतलब इस तरह से और ये इस तरह से, दोनों तरह से आंसर लेता तो एक्सेप्टेबल था। ये आंसर भी रहता तो भी एक्सेप्टेबल, ये आंसर रहता तो भी एक्सेप्टेबल। अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 2i + 3k डॉट i + j + 4k क्रॉस 3i + j + 7k। देखिए जो लोगों ने वेक्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कभी भी अगर 3 वेक्टर हो एक ही साथ और डॉट भी हो क्रॉस भी हो, तो करने का एक शॉर्टकट तरीका होता है। सुन रहे हैं आप?
कभी भी 3 वेक्टर दिया हुआ हो गुणा करने के लिए, एक उसमें डॉट हो और एक क्रॉस हो, दोनों में से कोई भी डॉट हो और कोई भी क्रॉस हो, कोई भी डॉट या कोई भी क्रॉस, सब चलेगा। हर हाल में मान निकालने का एक आसान सा तरीका है ना, सीधे डिटर्मिनेंट है ना। पहला वेक्टर में आई जे के का कौन क्या है गुणांक, आई का गुणांक 2, जे का कुछ नहीं है तो 0 और के का 3। वैसे इसमें क्या है 1 1 4 और इसमें क्या है 3 1 7। बस इसका मान ही मान हो गया, इस डिटर्मिनेंट का मान ही जो भी आ जाएगा। चलिए विस्तार कर लेते हैं इससे, डिटर्मिनेंट विस्तार आता है ना, तो +2 -0 +3, 2 के साथ 2 का रो और कॉलम छोड़े क्या, हाँ पहले ये गुणा तब ये 7 - 4, 0 के साथ कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है ना। 3 के साथ 3 का भी कॉलम छोड़े और रो छोड़े, ये बचा हाँ 1 - 3। तो यहाँ आपका 2 × 3, ये 0 ख़त्म और ये 3 × -2, तो 6 - 6 0 हुआ है ना। समझ में आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो परीक्षा में आने वाली मैक्सिमम चीज़ें, जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में आप लोग को बोला था है ना, कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेने से बहुत सारी चीज़ें बनने लगती हैं। सिलेबस पूरा अगर नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो होता जाएगा। ये क्वेश्चन बैंक बना ही जा रहा है, ये बात सोच कर कि मैक्सिमम लोग जो कि थोड़ा सा कम भी पढ़े हैं, थोड़ा सा भूल भी गए हैं, तो देखें और इसके आधार पर थोड़ा सा कर लें। अच्छा, इसमें 18 मैंने बताया नहीं, 19 मैंने बताया, 20 देखिए, 20 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। tan इनवर्स 1/7 + tan इनवर्स 1/13। मैं आप लोग को याद दिलाना चाहूँगा tan इनवर्स x + tan इनवर्स y। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान दीजिए, जब भी 2 tan इनवर्स जोड़ते हैं ना तो मिलके 1 tan इनवर्स हो जाता है, और दोनों का नंबर लेते हैं, एक बाऊ ऊपर में जोड़ में और फिर एक घटा दोनों का गुणा में। सुन रहे हैं, तो इसी यहाँ भी माना कि आप इन्वर्स त्रिकोण नहीं पढ़े तो नहीं पढ़े, बस इतना जानने में क्या जाता है कि दोनों का नंबर जो है एक बार जोड़ में आएगा, 1/7 जोड़े 1/13, फिर 1 घटाओ 1/7 गुना 1/13। फिर तो tan इनवर्स एलसीएम लिया 9391 है ना, हाँ तो 7 9 13 7, आज फिर 93 91, 91 घटाओ 1, फिर तो tan इनवर्स हाँ 13 और 7 कितना हो जाएगा 20/90, tan इनवर्स 2/9, ये हो गया है ना। समझ में आ रहा है ना। इसमें वो ऑफ कर दीजिए, वो वाला कर दिया ना, मैंने किया था, बाद में दोबारा किए हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो हर बार परीक्षा में आता है, ये एक वेक्टर दे दिया है ना, एक वेक्टर दे दिया, कह रहा है इसके दिशा में इकाई सदिश निकालें। ये एक वेक्टर दिया है, कह रहा है इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर निकालें, और हम लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला बस याद कर लीजिए। मैं यहाँ बगल में बता रहा हूँ कि अगर कोई वेक्टर है xi + yj + zk, अगर कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर का मॉडुलस होता है √x² + y² + z²। इतना करने आता है ना। अब फिर यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश का परिभाषा है वेक्टर बटे में वेक्टर का मापांक, वेक्टर बटे में वेक्टर का मॉड। कोई प्रॉब्लम है बताइए? नहीं पढ़े तो क्या हुआ, ये छोटी बात तो कम से कम डायरेक्ट सीख सकते हैं। तो यहाँ पर के वाला नहीं है तो एक तरह से 0k है, तो आई के साथ एक तरह से 1 है, जे के साथ 1 है और एक तरह से 0k है ना। तो इसका मॉडुलस क्या हो गया √1² + 1² + 0², तो √2 हो गया। अब यूनिट वेक्टर का परिभाषा वेक्टर बटे में वेक्टर का मॉड, वेक्टर i + j है ये है, अब मॉड निकलवे किए हैं √2 नहीं हो गया। ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। हाँ, कौन सा ऑप्शन है बताते जाइएगा आप लोग, है ना। ऑप्शन ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये देखिए dy/dx + y = 1 हल करना है ना। देखिए हम मान के चल रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं,
तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है डिफरेंशिएशन करने से, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना है मतलब इंटीग्रेट करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का तरीका इंटीग्रेशन करना, और वो भी तरीका क्या है कि y वाले को y के संग और dx वाले को dx के संग, है ना। तो देखिए आप ज़रा dy बाई dx बराबर 1 माइनस वाई लिखेंगे और dx उधर कर देंगे, फिर dy बराबर 1 माइनस वाई dx। अब dx के संग y वाला नहीं होना चाहिए, y वाले को dy के पास आएंगे, यहाँ कुछ नहीं गुणा में तो 1 है ना, तो 1 बटा में 1 माइनस वाई dy बराबर dx, है ना। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो ये हो गया ऑप्शन, देखिएगा आप लोग, हाँ बटा माइनस 1, है ना, और प्लस एक्स। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। यहीं पर प्लस लॉग सी कर देते हैं। आंसर किस रूप में दिया हुआ है, लॉग रूप में या लॉग हटा कर दिया हुआ है, 22 ई में, यानी लॉग नहीं है, लॉग नहीं है मतलब लॉग हटाना है हमको। ठीक है, तो किधरों तो लॉग सी देंगे, या तो इधर देंगे या उधर, लॉग की तरफ ही ना लॉग सी देना ठीक रहेगा, है ना। तो प्लस लॉग सी यहीं दे देते हैं। तो एक तरह से लॉग माइनस लॉग है, प्लस माइनस माइनस है ना होगा, तो लॉग सी बटे में 1 माइनस वाई बराबर एक्स। आप बेस कुछ नहीं है तो ई है। अब लॉग का एक नियम मैं आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, जिसको नहीं याद है देखिए, अगर कहीं लॉग एम बेस ए बराबर एन है ना, तो लॉग हटाने पर ये दोनों आपस में जगह बदलते हैं, मतलब लॉग हट जाएगा, ए के ऊपर इधर एन आ जाएगा और उधर एम जाएगा। सी ठीक वही बात मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ। लॉग सी बटा में 1 माइनस वाई बराबर एक्स है, बेस कुछ नहीं है तो ई है, लॉग हटाए तो ये उधर चला जाएगा, ई का पावर एक्स बराबर सी बटा 1 माइनस वाई। कोई प्रॉब्लम है? अब वो इधर चला आया तो क्या हो जाएगा, है ना, ई का पावर एक्स 1 माइनस वाई बराबर सी, एक्स भी उधर चलेगा, वाई के मान के रूप में दिया है, ऑप्शन देखिए वाई के मान के रूप में दिया हुआ है, तो ई का पावर एक्स उधर गया, 1 माइनस वाई बराबर सी बटा में ई का पावर एक्स, यानी सी ई का पावर माइनस एक्स, फिर माइनस वाई उधर गया और वो इधर है, एक तरह से 1 माइनस वाई बराबर सी ई का पावर माइनस एक्स है, तो ये इधर और वो उधर, तो 1 माइनस सी ई का पावर माइनस एक्स बराबर वाई। अब ये आंसर हुआ, लेकिन हम तो आप लोग को बताए हैं कि जैसे सी सभी रियल नंबर की सूचना देता है, माइनस वाला और प्लस वाला, ठीक उसी तरह से माइनस सी भी वही सूचना देता है। तो जो सूचना सी देता है वही सूचना माइनस सी भी देता है, इसलिए माइनस सी और सी एक ही जैसा है, तो माइनस सी का नाम सी जैसा दे सकते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तो ऐसे माइनस सी को हम लोग थोड़ी देर के लिए ए नाम दे देंगे, तो 1 प्लस ए ई का पावर माइनस एक्स बराबर वाई, ऐसा आपके ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? ए है, ठीक है। तो बी, ये कौन सा क्वेश्चन था अभी, 22 था, अच्छा ठीक है। कौन सा क्वेश्चन 22 मैंने बताया था, 23 देखिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर cos x। अब ये जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनके भी काम आएगा, ज़रा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें करने के लिए, इसका समाकलन गुणक। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान होती है कि डेरिवेटिव और y दोनों पद अलग अलग होते हैं और दोनों का पावर एक होता है। क्या मैंने कहा, है ना, क्या मैंने कहा आप लोगों से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सुन रहे हैं आप लोग? हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। कैसा होता है, इसमें डेरिवेटिव और y दोनों का पावर एक होता है और दोनों अलग अलग होता है। डेरिवेटिव और y दोनों का पावर एक होता है और दोनों अलग अलग होता है, ठीक है, तो अलग अलग है। इसका मानक रूप है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, सुन रहे हैं, ये मानक रूप है। इसमें p और q का मतलब है या तो x का व्यंजक या कांस्टेंट, सुन रहे हैं आप लोग? p और q का मतलब क्या है, या तो x का व्यंजक कांस्टेंट, ठीक है। कैसे समझेंगे कि p और q की जगह कौन सा व्यंजक होगा, ये नीचे dx रखा रहेगा ना, तब p और q x का व्यंजक है या कांस्टेंट,
अगर नीचे dy रहता तो p और q या तो y का व्यंजक या कांस्टेंट, अगर नीचे dr रहता इसमें तो p और q या तो r का व्यंजक या कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है। और यहाँ IF यानी समाकलन गुणक उसमें पूछा हुआ है, समाकलन गुणक है ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सुन रहे हैं आप? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हिंदी में समाकलन गुणक, समाकलन गुणक। ये क्या होता है? IF बराबर होता है e के पावर में p का इंटीग्रल। यहाँ बटा के नीचे dx है तो यहाँ dx लगाएंगे, यहाँ बटा के नीचे dy है तो यहाँ dy लगाएंगे। कोई प्रॉब्लम है ना? तो e के पावर में p मतलब y का गुणांक क्या है? यहाँ y का गुणांक 2 है, यहाँ p की जगह 2 है और q की जगह cos x है ना। y के साथ वाला p और दूसरी तरफ वाला q है ना। तो ये 2 का इंटीग्रल e का पावर 2x, इसका समाकलन गुणक हुआ। देखिए तो माना कि आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, लेकिन आप जान गए ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव का भी पावर 1 होता है और y का भी पावर 1 होता है। दोनों अलग अलग होता है, एक ही साथ गुणा में नहीं होता है। ठीक है। और y का जो गुणांक है उसका नाम p, दूसरी तरफ जो है उसका नाम q, और IF बराबर होता है e के पावर में p का इंटीग्रल। मतलब y का जो गुणांक है उसका इंटीग्रल। कोई प्रॉब्लम है? एग्जाम में आ जाएगा तो नहीं बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बार बार देखिएगा वीडियो, अगर भूलिएगा आप लोग तो है ना। अच्छा, इसके बाद की बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 24, 5j क्रॉस 4i। अब इसी बहाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। i j का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। i j k का क्रॉस प्रोडक्ट, कभी भी i j k का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ना तो ऐसे आप बना दीजिए अपने से, i j k है ना। क्रॉस प्रोडक्ट का नियम क्या है कि अगर आप सीधा क्रॉस करोगे, जैसे i क्रॉस j करोगे तो मान आएगा k, j क्रॉस k करोगे तो मान आएगा i, k क्रॉस i करोगे तो मान कर जाएगा j, और उल्टा चलोगे तो वही मान आएगा माइनस में, उल्टा चलोगे तो वही मान आएगा माइनस में। तो यहाँ 5 का 20 और j क्रॉस i का मान हो गया माइनस 20 के। आंसर समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? हो जाएगा ना। अच्छा, अब इसी में क्वेश्चन यदि आ गया i क्रॉस i, ये दिमाग रखिए, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको एक क्वेश्चन बैंक बनवा दूं, क्वेश्चन पेपर बना दूं। मेरा टारगेट है कि इसके जैसे क्वेश्चन यदि आप लोगों से आ जाए तो इतने सिंपल क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़े। कोई भी दूसरा क्वेश्चन हो इस तरह का तो बन ही जाएगा। देख रहे हैं ना आप लोग, परीक्षा पास करना कठिन नहीं है ना। पेशेंस बनाए रखना और लगातार टिके रहना ये ज़्यादा मायने रखता है ना। i क्रॉस i 0, वैसे ही j क्रॉस j 0, और वैसे ही k क्रॉस k 0 है ना। ये तो छोटी सी बात है और हमेशा इस पर क्वेश्चन आता ही है। कौन सा क्वेश्चन पेपर है जिसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है? जनरली आता है ना। 24 हो गया। और कौन सा बताएं आप लोगों को? 25 देखिए तो कह रहा है मूल बिंदु। ये देखिए एक और आसान बात आप लोग को बता रहे हैं। मूल बिंदु से तल, कौन सा तल है? तो 2x माइनस 3y प्लस 4z बराबर 6। इसको इस तरफ कर दे -6 की दूरी। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 0 0 0 होता है, लेकिन यहाँ x y z तीनों ना है तो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात हो रही है। अब आपको एक फार्मूला में बता रहा हूँ, याद ही हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। देखिए, अगर कोई बिंदु का कोऑर्डिनेट है x1 y1, चाहे ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा, हाँ, और एगो तल है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, तो बिंदु से इस पर खींचे गए तल की दूरी, इसको अगर हम p माने, परपेंडिकुलर लेंथ का नाम p, तो p निकालना बहुत आसान है, कोई झंझट ही नहीं है। इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है, p बराबर एकदम सिंपल है ना। इसमें एक्स वाई जेड का गुणांक लीजिए। एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है? ए बी सी √a² प्लस b² प्लस c² लिखने आएगा। क्या दिमाग इसमें लगाना है? और फिर इसमें एक्स वाई जेड की जगह ये कोऑर्डिनेट भर देना है। ए अल्फ़ा
बी बीटा और सी गामा प्लस डी। और हाँ, चूंकि इसका मान प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी नहीं आ सकता है, और आप निकाल रहे हैं दूरी लंबाई, तो प्लस में होना चाहिए तो मोड लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है? इस तरह कोई भी क्वेश्चन बनेगा कि नहीं? ठीक है। तब इसमें बिंदु 0 0 है और इस पर खींचे गए लंब की लंबाई, इसको अगर हम P माने तो P बटा के नीचे हम क्या बोले, एक्स वाई जेड का गुणांक 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर। कोई दूसरा भी बिंदु रहेगा तो काम हो जाएगा कि नहीं आपका? फंसेगा? ठीक है, तो 0 भरेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 0 और माइनस 6, अब मोड ले लिए है ना, तो 6 बटा में क्या हो जाएगा, 16 और 9 25 और 4 29, हो गया आंसर। बोले तो 3D ज्योमेट्री आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन 3D ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन तो नहीं फंसने वाला है, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना। हाँ ना, 25 मैंने बताया, अच्छा सी है आंसर, ठीक है। 26 ये भी देखिए, ये भी सिंपल चीज़ है 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5, और ये है 2x, हाँ 3x है, 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर 7, दोनों के बीच का कोण है। देखिए एक्स वाई जेड में इस तरह का समीकरण, जोड़ घटाव वाला जो समीकरण होता है तल का समीकरण होता है, और एक्स वाई जेड का गुणांक तल पर लंब दिशा के डीआर्स होते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? तल पर लंब दिशा के डीआर्स होते हैं, है ना। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको नोट करा देता हूँ, है ना। देखिए मान लीजिए ये वेक्टर है, सपोज दैट ये वेक्टर है आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसमें से आई जे क्या हटा दीजिए आप, आई जे के हटा दीजिए, तो जो मिलेगा वही डी आर्स है, और डी आर्स में आई जे के लगा दीजिए, वेक्टर है। डी आर्स में आई जे के लगा दीजिए तो वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर में से आई जे के हटा दीजिए तो डी आर्स बन जाएगा। यानी कि वेक्टर से जितने काम होते हैं वो सब डी आर्स से होते हैं। वेक्टरों के बीच का एंगल निकालने वाला सूत्र होता है cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटे दोनों का मॉड। हाँ, तो ये भी डी आर्स है, डी आर्स मतलब वेक्टर है, दोनों के बीच दोनों का डॉट बटे में दोनों का मॉड, cos थीटा बराबर cos थीटा, बीच का कोण थीटा लेंगे तो। अब यहाँ मैं डी आर्स के बारे में थोड़ा बताता हूँ, है ना। सपोज दैट ये पहला तल है, सपोज दैट ये पहला तल है, और सपोज दैट ये दूसरा तल है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? एक्स वाई जेड का जो गुणांक है वो तल पर लंब दिशा के डी आर्स होते हैं। एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, तो इसमें गुणांक क्या है, डी आर्स 2 1 माइनस 2, और इसमें डी आर्स हाँ 3 माइनस 6 माइनस 2, तो दोनों पर ये इस पर लंब दिशा का डी आर्स और इस पर लंब दिशा का डी आर्स हमको मिल गया। कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है, जिसमें ये दोनों 90 90 180 निकल गया, तो अगर ये थीटा, ये 180 माइनस थीटा होगा, हाँ, और ये 180 माइनस थीटा, तो ये थीटा होगा, हाँ ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ थीटा, तो यहाँ 180 माइनस थीटा होगा। मैं इतना खींच कर आपसे ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए तलों के बीच का जो कोण है ना, वही दोनों पर लंब दिशाओं पर ये जो है उनके बीच का कोण है। यानी तलों के बीच का कोण और दोनों पर लंब दिशाओं के बीच का कोण एक ही बात है। तो हमसे पूछा जाएगा तलों के बीच का कोण, लेकिन दोनों पर लंब दिशा का डी आर्स दिया जाएगा, है ना। दोनों पर लंब दिशा का डी आर्स दिया जाएगा, तो दोनों के बीच का कोण cos थीटा बराबर दोनों का डॉट बटे दोनों का मॉड। डी आर्स को वेक्टर समझेंगे, डी आर्स को वेक्टर समझेंगे। वेक्टर थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, इसका वेक्टर फॉर्म डॉट समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट याद है ना। ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। जैसे वेक्टर ए बराबर होता है x1i y1j z1k, अब वेक्टर बी बराबर होता है x2y y2j z2k। जो लोग वेक्टर नहीं पढ़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। मॉड तो आप लोगों ने सीख लिया, आज मैंने बताया है, मॉड मैंने आज बताया है ना, मॉड कैसे निकाला जाता है। हाँ अरे भाई आई जे के छोड़ के हाँ तीनों का स्क्वायर कर देंगे, मॉड हो गया। और डॉट निकालना बड़ा सिंपल है, बस आई आई का गुणा, जे जे का गुणा, के का गुणा। सुन रहे हैं आप लोग? आई आई का गुणा x1 x2 y1 y2 z1 z2,
तो थोड़ा लंबा हम खींच रहे हैं लेकिन फिर से वापस आ रहे हैं। देखिए इस तरह का समीकरण जो है ये तल का समीकरण है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और यहाँ भी बोल ही रहा है कि तल इतना और तल इतना के बीच का कोण निकालें। तो इस पर लंब दिशा का डी से यहाँ मिल गया, इस पर लंब दिशा का डी से यहाँ मिल गया। एक्स वाई जेड का गुणांक लंब दिशा का डी होता है, तो एक तरह से वेक्टर हो गया ना। ये भी आई जे के वाला वेक्टर मन में सोचिए और ये भी आई जे के वाला वेक्टर। तो फिर फॉर्मूला होता है कि दो वेक्टरों के बीच का कोण, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, यहाँ बीच का कोण थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है दोनों का डॉट अब बटे में दोनों का मॉड। बोलिए याद रहेगा? हाँ, दो वेक्टरों के बीच का कोण थीटा के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है? दोनों का डॉट बटे में दोनों का मॉड। वेक्टर नहीं भी पढ़े होंगे तो ये नहीं हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है, इसका हमेशा इस्तेमाल होता है। दो वेक्टरों के बीच का कोण, चाहे दो लाइन के बीच का कोण निकालना है तो उस बीच का कोण को थीटा मानेंगे और कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट बटे में दोनों का मॉड, है ना। अब तो दोनों के बीच का कोण थीटा हम लोग मान लिए, दोनों के बीच का कोण थीटा मान लिए, तो कॉस थीटा बराबर दोनों का मॉड, सॉरी पहले दोनों का डॉट, तो पहला आई का गुणा, हाँ 2 गुना 3, हाँ फिर 1 गुना -6, फिर -2 गुना -2, फिर दोनों का मॉड ना। तो पहला का मॉड क्या होगा? 2 1 1 2 1 2 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसमें 3 6 2 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा बराबर ये कितना हो जाएगा? 6 - 6 ये 4 हो गया और यहाँ 3 हो गया, और 36 और 9 35 न 45 और 4 49 7 हो गया है। तो कॉस थीटा का मान हो गया यहाँ 4/21। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 4/21 होगा, tan इनवर्स 4/21। देखिए तो हो गया कि नहीं? कोई प्रॉब्लम है? अगर आप वेक्टर नहीं हो पढ़े हैं, 3D ज्योमेट्री नहीं हो पढ़े हैं, ये छोटा छोटा बात करके आप सवाल तो कम से कम आप बना सकते हैं। ये जान लीजिए वेक्टर और 3D से आने वाला क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। यही मैं सोच कर बता रहा हूँ कि बातों में आप लोग देखिएगा तो कम से कम थ्योरम इसका थोड़ा बहुत भी देखिएगा ना, तो वो सब सारी बातें याद आती जाएंगी। भले सवाल में ये बता रहा हूँ लेकिन इस तरह से रिलेटेड मामला दूसरी जगह भी आता जाएगा तो हैंडल होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन बैंक बताना होता तो मैं तो ऐसे ही आंसर बताते जाता, क्या दिक्कत था? थोड़ा करते। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि आप नहीं पढ़े हैं और बाद में जब देखें इसको, या भूल भी गए हैं, बाद में देखें जब आप इसको, तो आप लोग को याद आना शुरू हो जाए। क्वेश्चन नंबर कौन सा मैंने बताया था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 27। नोट देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ। पहले तो डीसी आप लोग समझते हैं क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन। हाँ बोलिए क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन दिक को ज्या, है ना। देखिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। अगर कोई लाइन चाहे कोई वेक्टर, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बनाए, एक्सिस के साथ बीटा बनाए, जेड एक्सिस के साथ गामा बनाए, तो अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। अल्फा बीटा गामा को क्या कहते हैं? डायरेक्शन एंगल कहते हैं। कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं, क्योंकि कोस न लग गया, डायरेक्शन बताने वाले एंगल में कोस लग गया तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कि दिक् को ज्या है। यही है दिक् को ज्या, डीसीज यही है दिक् को ज्या। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, इसी में एक और बात देखिए, इसी में थोड़ा सा आगे हम लोग एक और बात देख लें, आगे आप लोग पढ़ने वाले हैं। सपोज दैट ये वेक्टर ए है, सपोज दैट ये वेक्टर ए है, इससे एक्स अक्ष पर लंब खींचने पर एक्स कटा है, वाई अक्ष पर लंब खींचने पर वाई कटा है, जेड अक्ष पर लंब खींचने पर जेड कटा है। तो यहाँ वेक्टर ए का मान होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सुन रहे हैं? फिर से देख लीजिए, अगर कोई वेक्टर ऐसा है कि एक्स अक्ष पर लंब खींचने पर एक्स कटा है, वाई अक्ष पर लंब खींचने पर वाई कटा है, जेड अक्ष पर लंब खींचने पर जेड, तो वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा ना।
अब वेक्टर ए की लंबाई निकालने के लिए इसका मोड, वेक्टर ए की लंबाई निकालने के लिए इसका मोड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी को सिंपली ये बोला जाता है ए का मोड यानी कि ए। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर यहाँ एक तरह से देखिए, एक तरह से ये वाली लंबाई ए है और ये वाला कोण अल्फा है, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे वाले समकोण त्रिभुज में, नीचे वाले समकोण त्रिभुज में कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, बोलिए? कॉस अल्फा बराबर एक्स बटा ए। सिमिलरली जैसे अल्फा के लिए एक्स बटा ए आ रहा है, उसी कॉस बीटा वाई बटा ए, कॉस गामा जेड बटा ए। समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा, क्वेश्चन क्या था जरा एक बार और देख लें। हाँ, कौन सा नंबर था? हाँ ना, ठीक है। और इसी के जो समानुपाती संख्या, ये डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, एक्स बटा ए, वाई बटा ए, जेड बटा ए, इसी के समानुपाती संख्याओं को डी आर्स कहा जाता है। इसके समानुपाती संख्या मतलब इसी में कुछ गुणा कर देने से जो बना है, तो इसी में ए से गुणा कर देने पर एक्स वाई जेड आ जाएगा ना, तो यही डी आर्स हो गया, यही डी आर्स हो गया, एक्स वाई जेड। तो ज़रा ध्यान दीजिए तो ज़रा, है ना, ये डी आर्स है और ये डी सीज है। हालांकि डी आर से डी सीज निकालने को हम चैप्टर जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो वहाँ हम रियल मेथड बताएंगे, लेकिन अभी शॉर्टकट में यही देखिए, ये डी आर्स है और ये डी सीज है। डी आर्स और डी सीज में कितनी ज़्यादा समानता है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ भी एक्स वाई जेड है, लेकिन एक्स वाई जेड के बटा में ए है ना, ए क्या है, इसका मोड है, ए क्या है, इसका मोड है। यानी डी आर्स में है ना, उसके मोड से भाग देंगे तो डी सीज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है डी आर्स, दिक् अनुपात मतलब डी आर्स, डायरेक्शन रेशियोज, क्वेश्चन नंबर 27 में दिक् अनुपात यानी कि डी आर्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 - 1 2। एक तरह से मोड जैसा इसका हम लोग निकाल लेंगे, इसको वेक्टर समझ के एक तरह से मोड जैसा हम इसका निकाल लेंगे, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, है ना, वो -2 हो चाहे कुछ हो, क्या है ये, फिर -2 है, ठीक है, तो हो जाएगा 3। तो डी आर्स में उसके मोड से हम लोग भाग दे देंगे, क्या मिल जाएगा हम लोग को? डी सीज मिल जाएगा, है ना। डी सीज निकालने का यही तरीका है, इस शॉर्टकट तरीका में बोल रहा हूँ, है ना, ठीक है। डी आर्स को हम थोड़ी देर के लिए वेक्टर इमेजिन कर लिए, वेक्टर का मोड निकाल दिए, है ना, और उसमें हम लोग भाग दे दिए, 2/3 - 1/3 - 2/3 हुआ। अब बताइए, तो ये वाला काम आसानी से हो जाएगा? कभी भी डी आर्स दे करके डी सीज पूछेगा तो नहीं निकाल लीजिएगा, डी आर्स को थोड़ी देर के लिए वेक्टर समझ लीजिएगा, क्योंकि डी आर्स और वेक्टर एक ही जैसे होते हैं। आप देखिए ना जरा, डी आर से एक्स वाई जेड आया है और वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के, नहीं, आप ये वाला देखिए, ये वाला और ये वाला देखिए, दोनों को जरा, वेक्टर है एक्स आई वाई जे जेड के और डी आर से एक्स वाई जेड। डी आर में आई जे के लगा देंगे तो वेक्टर बन जाएगा, और वेक्टर में से आई जे के हटा देंगे तो डी आर बन जाएगा। देख रहे हैं, वेक्टर में से आई जे के हटा दिए, डी आर बना, डी आर में आई जे के लगा दिए, वेक्टर बना। इसीलिए वेक्टर और डी आर से रिलेटेड कई रिलेटेड काम मिलता जुलता है, कई बार, बहुत बार एक ही जैसा मिलेगा। तो डी आर था, मन ही मन हम इसको वेक्टर समझे, मोड निकाले, भाग दिए, किसी भी वेक्टर में हम लोग उसके मोड से भाग देंगे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। यूनिट वेक्टर में आई जे का जो गुणांक होता है वही डी सीज या डी आर डी सीज होता है, ये वाला। खैर, कोई प्रॉब्लम है? डी सीज दे करके डी आर पूछेगा तो कोई झमेला नहीं, डी सीज में गुणा करते जाइए, होता जाएगा। 27 है ये, क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बहुत आसान है। i - 2j + 5k डॉट -2i + 4j + 2k। देखिए डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ डॉट प्रोडक्ट में कोई झमेला ही नहीं है, बस i का आपस में गुणा, i के साथ 1 है ना, 1 का माइनस में 1 गुना -2 प्लस j का j से -2 गुना 4, आई जे के छोड़ देंगे, डॉट प्रोडक्ट में आई जे के छोड़ देंगे, आई की संख्या की आई की संख्या से, जे का से, के का के से, 5 गुना 2 तो क्या हो जाएगा, -2 - 8 + 10 0 हुआ ना। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट वाला सवाल अब सब बनेगा ना। अच्छा, 29 देखिए, x गुना ई का पावर 2x, u गुना v वाला फॉर्मूला याद है, u गुना v वाला क्या होता है,
u बाहर निकलता है v का इंटीग्रल, u यानी पहला बाहर निकलता है v का इंटीग्रल माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, है ना। तो वैसे यहाँ भी x बाहर निकला, e का पावर 2x का इंटीग्रल माइनस x का डेरिवेटिव और e का पावर 2x का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, है ना। फिर तो x e का पावर 2x बाई 2 हाँ माइनस 1, फिर e का पावर 2x का क्या होगा, e का पावर 2x बाई 2। यही तो है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो 1/2x e का पावर 2x माइनस 1/2 बाहर निकला, e का पावर 2x का क्या होगा, मिला लीजिए, अब आंसर देख लीजिए, है ना। कौन वाला आंसर से मैच कर रहा है? हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 29, है ना। ठीक है, तो 1/2 कॉमन कर लीजिए, e का पावर 2x भी कॉमन हो जाएगा, 1/2 e का पावर 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और यहाँ 1/2 बचेगा आंसर। ठीक है, जो भी होगा अपने से मिला लीजिएगा आंसर। कौन है ऐसे, मैं देख के बता दूँ क्या? हाँ, कौन वाला है? हाँ हाँ मैच कर रहा है यहीं से। अरे बाबू यहीं पर मैच कर रहा है, देखिए लघुत्तम लिए 2x माइनस 1, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 1/4 और 2x माइनस 1 e का पावर 2x नहीं मैच कर रहा है। देखिए कौन सा है ऑप्शन, हाँ 2x माइनस 1 ये नंबर है। अच्छा फिर से देखिए तो 30 डॉट प्रोडक्ट है, हाँ 30 नंबर 2i माइनस 3j प्लस 5k और डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k। देखिए क्वेश्चन बैंक पढ़ना किताब पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप तो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे वो देख रहे हैं कि परीक्षा में कैसा आ रहा है। माना कि पूरा सिलेबस में कई चीज़ आप भूल गए हैं, याद नहीं है या नहीं पढ़े हैं, और केवल कुछ तरीका जान लिए जिससे कुछ क्वेश्चन बन जाए, तो उतना तो बन जाएगा ना, कम से कम उतना वाला तो नंबर आ जाएगा ना जितना का वो होता होगा, है ना। वो तो 5 मिनट का गेम है, केवल 5 मिनट में सीख सकते हैं हम सब छोटी छोटी चीज़ें। तो आई से आई का गुणा 2 दूना 4 और -3 जे से जे का गुणा -3 गुना 2 और फिर 5 गुना 2 फिर 4 माइनस 6 प्लस 10 10 4 14 माइनस 6 8 14 माइनस 6 8 हो गया, है ना। चलिए अब आप लोग को 31 बता रहे हैं। 31 एक बहुत आसान, ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ट्रिगो हालांकि आप लोगों ने पढ़ा है, मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। 32 भी हो जाएगा, 32 भी हो जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x में फार्मूला होता है, tan इनवर्स में बड़ा सिंपल, ये जो x है ना बस 2x tan इनवर्स में मैं बोल रहा हूँ बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आसान है याद करना, है ना। 2 tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स 2x दुगना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan इनवर्स 1/2 है क्या, 2 tan इनवर्स 1/2 है, तो फिर tan इनवर्स ऊपर में 2 गुना, क्या दिक्कत है। आप फिर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, बोलिए इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से, है ना भाई। अब परीक्षा का लेवल पहले जैसा नहीं है। 1 माइनस 1/4 tan इनवर्स 1 बटा में 4 माइनस 1/4 tan इनवर्स 4/3। आंसर कौन सा है, बी नंबर, बी नंबर 32 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है ना। जब 2 घटनाएं, है ना, माना कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है लेकिन ये जान लीजिए, बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है। 2 घटनाएं ए और बी के लिए, 2 घटनाएं ए और बी के लिए, पी ए का मतलब होता है ए की प्रोबेबिलिटी, पी ए का मतलब ए की प्रोबेबिलिटी,
और पी बी का मतलब बी की प्रोबेबिलिटी, और पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी। तो जब दो घटना ए और बी स्वतंत्र हैं, जब दो घटना ए और बी स्वतंत्र हैं, तब का एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए कि दोनों घटनाओं का एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होता है ए की प्रोबेबिलिटी गुना बी की प्रोबेबिलिटी। इतना याद करने में क्या जाता है? जब दो घटनाएं ए और बी आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं, तो दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर ए की प्रोबेबिलिटी गुना बी की प्रोबेबिलिटी। नहीं याद रहेगा? मान लीजिए क्वेश्चन इस पर आ जाता है, ए की बी की प्रोबेबिलिटी देगा तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी ना। ठीक है, ये हुआ 32 और 33 भी देखिए यहीं पर, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, बस जान लीजिए आप, है ना। ए ऑब्लिक बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है ए की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना बी घट चुकी है या घट रही है। इसका मतलब क्या है? ए की प्रोबेबिलिटी जब घटना बी घट चुकी है या घट रही, और बड़ा सिंपल है इसको याद करना, माना कि आपने नहीं पढ़ा है। इतना सा जानने में क्या जाता है कि जब भी ए बटा बी की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो नीचे में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, क्या मैंने बोला? इतना याद करने में क्या जाता है? नीचे में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, और ऊपर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, ऊपर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। माना कि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है, लेकिन इतना याद करने में क्या जाता है? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, नीचे में नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी और ऊपर में दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो बी वाली प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है ए की प्रोबेबिलिटी जो है, ए की प्रोबेबिलिटी 1/b है और बी की प्रोबेबिलिटी 0 है। ए तो पी बी की जगह 0 हो जाएगा ना। अब ऊपर चाहे कुछ हो, हमको क्या लेना देना? बटा के नीचे 0 हो गया, अनडिफाइंड। बटा के नीचे 0 हो गया तो अब डिफाइंड नहीं ना होगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना जरूरी है। इतनी सी बात के लिए प्रोबेबिलिटी पढ़ना जरूरी नहीं है ना। समझ रहे हैं? बढ़िया मार्क्स लाने के लिए बढ़िया से पढ़ना जरूरी है, लेकिन परीक्षा नज़दीक है। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम लोग बात करते हैं। वो देखिए, वो मैच तब करेगा जब इसमें कुछ बदलाव होगा, तो फिर गुणा होकर कुछ और आएगा, है ना। अच्छा, हाँ, और 35 देखिए ना, 35 देखिए। आप लोग को लग रहा होगा कि आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। और देखिए आप लोगों से ये पक्का बनेगा, है ना। पी बी बराबर पी, अब पी का मान पूछ रहा है, बोल रहा है घटना ए और बी स्वतंत्र है, बोल रहा है घटना ए और बी स्वतंत्र है। सेट थ्योरी में ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है उसका? एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पढ़े हैं ना? ये वाला याद आ रहा है? इसी पर प्रोबेबिलिटी का भी थ्योरम बनता है, इसी पर प्रोबेबिलिटी का थ्योरम बनता है। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अब पी ए यूनियन बी तो 3/5 दिया है, पी ए का मान 1/2 दिया है, पी बी का मान पी है, और अभी हम लोगों ने पढ़ा
कि जब घटनाएं स्वतंत्र हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है पी ए गुना पी बी। अभी आपने पढ़ा है ना, मतलब ए और बी वाली प्रोबेबिलिटी का गुणा होता है, ए और बी वाली प्रोबेबिलिटी का गुणा, है ना। तो 3/5 घटाव 1/2 बराबर पी माइनस पी वाला मान क्या है 1/2 इंटू पी। तो पी में से 1/2 पी घटा, मतलब आधा पी में से आधा पी घटा तो आधा पी बचा। यहाँ लघुत्तम 10, 3 दूनी 6 घटाव 1, 5/10 बराबर 1/2 पी। तो 1/2 बराबर 1/2 पी, पी बराबर 1 हो गया, है ना। कैलकुलेशन ठीक है ना, कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ नहीं ना किया। 3/5 है 10 हो गया। हाँ यहाँ गड़बड़ किया है, यहाँ गड़बड़ हुआ है, यहाँ गड़बड़ हुआ, यहाँ 5, तो ये 1/10 है, 1/10 है तो ये 5 बार में कटेगा, तो ये 1/5 इसका आंसर होगा। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है? अच्छा।